हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज फॉर सक्सेस टीचिंग चैनल। फ्रेंड्स, ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा बिहार दरोगा के लिए न्यू प्रैक्टिस सेट बुक आ गई है, जिसमें कुल 15 सेट दिया गया है। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में सेट 14 करने वाले हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने इससे पहले का सेट अगर नहीं देखा है तो प्लीज हमारे चैनल पर विजिट कीजिए, प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के वीडियो चलिए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, वर्ष 2025 में 8वां संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह कब से कब तक मनाया गया है? ये आपका 12 से 18 मई तक मनाया गया है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 8वां संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह 12 से 18 मई 2025 तक मनाया गया है। इसका उद्देश्य पैदल यात्रियों और साइकिल चालकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना तथा सड़क दुर्घटनाओं और मौतों को कम करने के उपायों को लागू करना था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्या कह रहा है। हाल ही में मत्स्य विभाग उत्कृष्टता पुरस्कार 2025 से किस जिले को सम्मानित किया गया दोस्तों? तो यह कौन सा जिला हो जाएगा आपका? ये दोस्तों आपका केरल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? केरल जिला का दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा जिला इसका कासरगोड जिला हो जाएगा दोस्तों। केरल का कासरगोड जिला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। केरल मत्स्य विभाग उत्कृष्टता पुरस्कार 2025 से केरल का कासरगोड जिला को सम्मानित किया गया है। इस पुरस्कार को लोकप्रिय मत्स्य पालन परियोजना के तहत उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रदान किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर में कह रहा है दोस्तों कि विश्व बैंक के पॉवर्टी एंड इक्विटी ब्रीफ रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022-23 में भारत में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों की प्रतिशत कितना था दोस्तों? ये आपका कुल प्रतिशत पूछा जा रहा है। तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों 2.3%। ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या कहा जा रहा है। देश का पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता केंद्रीय विशेष आर्थिक केंद्रित विशेष आर्थिक क्षेत्र आपका सेज किस राज्य में बनने की घोषणा की गई दोस्तों? तो आपका हो जाएगा छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में बनने की घोषणा किया गया दोस्तों। रायपुर में बनने की घोषणा किया गया है। छत्तीसगढ़ की राजधानी जो हो जाएगा आपका सेज। देश का पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता केंद्रित विशेष आर्थिक क्षेत्र रायपुर में बनने की घोषणा किया गया है। आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है केंद्रीय बजट 2025-26 में रक्षा मंत्रालय को कितनी रकम पेंशन के साथ दोस्तों पूछा जा रहा है आवंटित किया गया है? तो कितनी रकम दिया गया है दोस्तों? ये आपका हो जाएगा 6.81 लाख 6,81,000 करोड़ हो जाएगा दोस्तों। 6,81,000 करोड़ 6,81,000 करोड़ रुपया। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। पेंशन के लिए अगर हम बात करें दोस्तों, केवल पेंशन के लिए 1,60,000 करोड़ दिया गया है, केवल पेंशन के लिए। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का 123वां सदस्य बन गया है दोस्तों? अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का 123वां सदस्य देश अंगोला बन गया है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा अंगोला। अगर हम बात करें दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन की स्थापना कब किया गया था, तो भारत तथा फ्रांस के सहयोग से 2015 में दोस्तों इसकी स्थापना किया गया था। 2015 में कब किया गया था दोस्तों? 2015 में इसकी स्थापना भारत और फ्रांस की सहायता से किया गया था। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए क्या कह रहा है। हाल ही में किस यूरोपीय देश द्वारा अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय से अपनी सदस्यता वापस ले लिया गया है दोस्तों? तो ये कौन सा देश हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा दोस्तों हंगरी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 3 अप्रैल 2025 को हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ओरबर्न ने अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय आईसीसी से अपनी सदस्यता वापस लेने की घोषणा किया है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने देश की आजादी के बाद समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है दोस्तों? तो आपका कौन सा हो जाएगा पहला राज्य? ये आपका हो जाएगा दोस्तों उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देश की आजादी के बाद उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा राज्य में दोस्तों समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य है। आजादी के पहले दोस्तों गोवा में यह लागू किया गया था पुर्तगालियों के द्वारा। गोवा में दोस्तों आजादी के पहले ही लागू कर दिया गया था पुर्तगालियों के द्वारा। ये आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है दोस्तों हाल ही में टाइम पत्रिका ने किसे पर्सन ऑफ द ईयर 2024 चुना है? ये दोस्तों किसको चुना गया है? डोनाल्ड ट्रंप को चुना गया है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप दोस्तों हाल ही में
47वें राष्ट्रपति बने हैं अमेरिका के। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए क्या कहा जा रहा है। केंद्र सरकार द्वारा मेधावी विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए किस योजना की शुरुआत किया गया है? तो किस योजना की शुरुआत किया गया है दोस्तों? विद्या लक्ष्मी योजना। विद्या लक्ष्मी योजना हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना। इस योजना के तहत 10 लाख रुपया का ऋण जो है प्रदान किया जा सकेगा। कितने लाख रुपया का दोस्तों? 10 लाख रुपया का यहाँ पर लोन जो है आपको प्रदान किया जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए क्या कहा जा रहा है। निम्नलिखित में से वह कौन सा वायु सैन्य अभ्यास है जो मई जून 2025 में अमेरिका और भारत के बीच हुआ है? तो भारत और अमेरिका के बीच जो आपका दोस्तों वायु सैन्य अभ्यास होता है, इसका नाम है दोस्तों टाइगर। क्या है दोस्तों? टाइगर क्लॉ इसका नाम रखा गया है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, टाइगर क्लॉ 2025। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए क्या कहा जा रहा है। निम्नलिखित में से किसे यूनिसेफ इंडिया द्वारा फॉर एवरी चाइल्ड अभियान का राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है दोस्तों? किसको नियुक्त किया गया है? करीना कपूर खान को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। फॉर एवरी चाइल्ड अभियान का राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर करीना कपूर खान को नियुक्त किया गया है यूनिसेफ इंडिया द्वारा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में हाल ही में फितियन 2 हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किस देश के द्वारा किया गया है? ये दोस्तों किसके द्वारा किया गया है? चीन के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? चीन के द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। फितियन 2 हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण चीन के द्वारा किया गया है। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कह रहा है। अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाले पहला भारतीय नागरिक दोस्तों कौन हो गए हैं? ये पूछा जा रहा है। पहला भारतीय नागरिक दोस्तों शुभांशु शुक्ला हो गए हैं। कौन हो गए हैं? शुभांशु शुक्ला हो गए हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ये दोस्तों किस मिशन के द्वारा गए थे? तो एक्जियोम मिशन 4 के पायलट के रूप में अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाले इसरो के पहले अंतरिक्ष यात्री बन गए हैं। और भारत के अगर बात करें भारत की ओर से पहले जाने वाले कौन थे दोस्तों? तो आपका राकेश शर्मा थे दोस्तों। राकेश शर्मा अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय थे। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा जा रहा था कि 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के पदक तालिका में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ दोस्तों? 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भारत का 71वां स्थान रहा है। इसमें दोस्तों भारत ने 1 रजत और 5 कांस्य जीते हैं। गोल्ड मेडल एक भी नहीं जीता है भारत ने। 71वां स्थान भारत का रहा है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए क्या कह रहा है। सऊदी अरब को किस वर्ष के लिए पुरुष फुटबॉल विश्व कप की मेजबानी प्रदान किया गया दोस्तों? तो आपका हो जाएगा 2034। सऊदी अरब को 2034 के फुटबॉल विश्व कप का मेजबानी प्रदान किया गया है। 2024 में दोस्तों ये कहां पर हुआ था? 11वें सीजन 2024 का खिताब हरियाणा ने जीता है दोस्तों। ये कबड्डी की बात यहाँ पर कहा जा रहा है। कबड्डी जो हुआ था 11वें सीजन का प्रो कबड्डी लीग 2024 से किसने जीता है दोस्तों? हरियाणा ने जीता है। लेकिन अभी जो दोस्तों वर्तमान में हुआ था आपका 12वां 2025 में सीजन खत्म हुआ प्रो कबड्डी लीग का, इसमें दोस्तों आपका दिल्ली ने जीता है दोस्तों। किसने जीता है? दिल्ली ने जीता है। और अगर बात करें दोस्तों आपका फुटबॉल विश्व कप 2030 कहां पर होगा? तो ये स्पेन में होगा। 2030 वाला जो है आपका स्पेन में होगा। और 2034 वाला कहां पर होगा दोस्तों? 2034 वाला आपका सऊदी अरब में होगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में देखिए क्या कहा जा रहा है। हाल ही में किस राज्य के घरचोला हस्तशिल्प को दोस्तों जीआई टैग दिया गया है? घरचोला हस्तशिल्प किस राज्य की जीआई टैग दोस्तों हो जाएगा? ये गुजरात का दोस्तों, गुजरात का हो जाएगा। ये जो हस्तशिल्प है आपका घरचोला, ये गुजरात राज्य से संबंधित है जिसको जीआई टैग दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में कहा जा रहा है। हाल ही में फोर्ब्स की दुनिया की सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची 2024 में किस भारतीय महिला को शामिल नहीं किया गया है दोस्तों? ये पूछा जा रहा है। इसमें किसको शामिल नहीं किया गया है? इसमें आपका निर्मला सीतारमण को शामिल किया गया है, रोशनी नडार को शामिल किया गया है, किरण मजूमदार शॉ को शामिल किया गया, लेकिन सोनिया गांधी को इसमें शामिल नहीं किया गया है। ये यहाँ पर गलत दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में देखिए क्या कहा जा रहा है। विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2025 वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 में भारत का स्थान पूछा जा रहा है दोस्तों। भारत जो है 147 देशों की सूची में 118वें स्थान पर है दोस्तों। 147 देशों की सूची में 118वें स्थान पर है, ये आपको याद रखना है।
आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है दोस्तों, ई वोटिंग शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन हो जाएगा दोस्तों? ये आपका हो जाएगा बिहार हो जाएगा दोस्तों। कौन सा राज्य हो जाएगा आपका? ई वोटिंग शुरू करने वाला बिहार जो आपका पहला राज्य हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में। देखिए क्या कहा जा रहा है। 21 में दोस्तों दिया गया है कि हाल ही में बिहार सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत दिव्यांगों, बुजुर्गों और विधवा महिलाओं की पेंशन राशि को कितने रुपए से बढ़ाकर कितना रुपया कर दिया गया है दोस्तों? तो ये आपका हो जाएगा 400 से बढ़ाकर 1100 रुपए की कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 400 से 1100 कर दिया गया है दोस्तों। आगे चलते हैं। भारत के राष्ट्रपति को किस प्रकार पदच्युत किया जा सकता है, मतलब हटाया जा सकता है? तो ये दोस्तों अनुच्छेद 61 में दिया गया है। महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा जो है आपका राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। अनुच्छेद किस में है दोस्तों? 61 में दिया गया है ये। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में कहा जा रहा है भारतीय संविधान में कितने भाग हैं दोस्तों? भाग की बात करें तो कुल 22 भाग दिया गया है भारतीय संविधान में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा इसमें। और अनुच्छेद कितने दिए गए हैं? अनुच्छेद है 395। और दोस्तों बात करें आपका अनुसूची कितना दिया गया है? टोटल अनुसूची अभी वर्तमान में 12 अनुसूची है टोटल। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 24 में देखिए क्या कहा जा रहा है। 24 में दिया गया है भारत के संविधान के उद्देशिका प्रस्तावना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया है? यहाँ पर 3 कथन दिया गया है और सही कथन पूछा जा रहा है। तो इसमें आइए हम लोग देखते हैं। पहला कथन दिया गया है कि उद्देशिका जो है दोस्तों स्वयं न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। ये बिल्कुल सही कथन है। दूसरा कथन दिया गया है उद्देशिका उन उद्देश्यों को बताती है जिन्हें संविधान स्थापित करना और आगे बढ़ाना चाहता था। ये भी सही है। उद्देशिका उस स्रोत को इंगित करती है जहां से संविधान अपना प्राधिकार प्राप्त करता है। तो ये भी सही दिया गया है। यहाँ पर तीनों आंसर जो है सही दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इसका। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में देखिए सुमेलित करने के लिए दिया गया है। सूची 1 में दिया गया है दोस्तों संवैधानिक प्रावधान और सूची 2 में स्रोत दिया गया है। तो पहला देखिए कह रहा है इसमें मौलिक अधिकार का संबंध दोस्तों क्या हो जाएगा? अमेरिका के संविधान से लाया गया है ये। तो ऑप्शन इसका 3 हो जाएगा दोस्तों, 4 हो जाएगा। अमेरिका के संविधान से आया है। राज्य के नीति निर्देशकता तो डीपीएसपी जो दोस्तों आपका आयरलैंड से आया है, आयरिश संविधान से। संसदीय सरकार दोस्तों ये आपका ब्रिटिश संविधान से आया है संसदीय सरकार। और केंद्र राज्य संबंध जो आपका ये कनाडा के संविधान से आया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी जो है 4 3 1 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में देखिए कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन मूल अधिकार दोस्तों नहीं है? तो कानून के समक्ष समानता ये आपका बिल्कुल मूल अधिकार है। लोक नियोजन में अवसर की असमानता नहीं दोस्तों, लोक नियोजन में अवसर की समानता होता है। तो यहाँ पर ये गलत दिया गया है। समानता होता है लोक नियोजन में भी। धर्म की स्वतंत्रता है, भाषण देने की भी स्वतंत्रता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर गलत दिया गया है। 27 में देखिए क्या कहा जा रहा है। भारत के दोनों सदन लोकसभा तथा राज्यसभा के कोरम के कुल सदस्यों का कौन सा अंश आवश्यक है दोस्तों? कोरम के लिए आपका 1/10 अंश आवश्यक होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और इसकी चर्चा किसमें दिया गया है? अनुच्छेद 100 में दोस्तों। अनुच्छेद 100 में दिया गया है इसकी चर्चा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में देखिए क्या कहा जा रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है? तो ये दोस्तों डीपीएसपी से संबंधित कौन सा भाग हो जाएगा दोस्तों? 36 से 51 जो है अनुच्छेद हो जाएगा। अनुच्छेद जो आपका 36 से 51 हो जाएगा दोस्तों डीपीएसपी का। और भाग हो जाएगा 4 दोस्तों। और अनुच्छेद 36 से 51 इसमें हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में कहा जा रहा है कि राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो राज्यसभा के संदर्भ में यहाँ पर कौन सा कथन गलत दिया गया है ये पूछा जा रहा है। पहला देखिए इसमें क्या दिया गया है कि राज्यसभा एक अस्थायी संस्था है। बिल्कुल सही कहा जा रहा है दोस्तों। राज्यसभा एक अस्थायी संस्था है। ये कभी जो है विघटित नहीं हो सकता है, कभी इसका खंडन नहीं हो सकता दोस्तों। प्रत्येक 2 साल पे इसके 1/3 सदस्यों का निर्वाचन होता है। आगे देखिए बी में कह रहा है दोस्तों कि इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पर सेवानिवृत्त होते हैं। बिल्कुल सही है ये। सी में दिया गया है राज्यसभा की अधिकतम संख्या जो है 245 निर्धारित की गई है। ये दोस्तों क्या हो जाएगा आपका?
ये आपका गलत दिया गया है दोस्तों। राज्यसभा की अधिकतम संख्या 250 निर्धारित किया गया है। कितना निर्धारित किया गया है? 250। तो सी जो है यहाँ पर गलत हो जाएगा। वर्तमान में राज्यसभा की संख्या 245 है। आगे देखिए, राज्यसभा के 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। ये आपका सही दिया गया है, लेकिन वर्तमान में दोस्तों ये भी आपका नहीं होता है। इसको भी दोस्तों अभी वर्तमान में संविधान संशोधन के द्वारा स्थगित कर दिया गया है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में देखिए क्या कहा जा रहा है। संसद की प्राक्कलन समिति है। संसद की प्राक्कलन समिति है दोस्तों, क्या है ये? अस्थाई समिति है। कैसी समिति है? अस्थाई समिति है, प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति का गठन दोस्तों 1950 में हुआ था। कब हुआ था? 1950 में। उस समय वित्त मंत्री थे आपके जॉन मथाई। इनकी सिफारिशों के आधार पर प्राक्कलन समिति का गठन किया गया था। इसमें अगर बात करें दोस्तों तो कुल 25 सदस्य थे, किंतु 1956 में दोस्तों इसकी संख्या बढ़ाकर 30 कर दी गई थी। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 में। फेमटो का अर्थ दोस्तों, फेमटो का अर्थ 10 की घात है। फेमटो का अर्थ क्या होता है दोस्तों? 10 की घात है, यहाँ पर दिया गया है। फेमटो का अर्थ होता है 10 की घात। ये आपका 10 की घात हो जाएगा दोस्तों -15। क्या होता है? -15 होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। 32 में कह रहा है दोस्तों कि हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से किसकी व्याख्या नहीं किया जा सकता है दोस्तों? किसकी व्याख्या नहीं किया जा सकता है? प्रकाश का परावर्तन, इसका तो किया जा सकता है दोस्तों। प्रकाश का अपवर्तन भी होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी होता है। प्रकाश विद्युत प्रभाव, ये यहाँ पर दोस्तों गलत दिया गया है। हाइगेंस के सिद्धांत के अनुसार जो आपका इसका व्याख्या नहीं किया जा सकता। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर गलत दिया गया है। आगे चलते हैं। 33 में देखिए क्या कहा जा रहा है। एलईडी अर्धचालक तकनीक में निम्न में से कौन सी धातु प्रयुक्त की जाती है दोस्तों? तो इसमें क्या होता है आपका? गैलियम धातु प्रयुक्त किया जाता है। गैलियम धातु, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अर्धचालक तकनीक में गैलियम धातु का प्रयोग किया जाता है एलईडी में। आगे चलते हैं। 34 में निम्नलिखित में से कौन दूसरी पीढ़ी का सिस्टम है दोस्तों? यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो दूसरी पीढ़ी का सिस्टम क्या हो जाएगा दोस्तों? हनीवेल 400। हनीवेल 400 जो है दोस्तों ये दूसरी पीढ़ी का सिस्टम है। आगे चलते हैं। 35 में कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन प्लांक नियतांक का सही मान दिया गया है दोस्तों? प्लांक नियतांक का सही मान कितना होता है? 6.62 गुना 10 के पावर -34 जूल पर सेकेंड। जूल सेकंड होता है दोस्तों, जूल सेकंड। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 में प्रकाश से संबंधित सभी घटनाओं की व्याख्या के लिए आवश्यक दोस्तों है। सभी घटनाओं की आवश्यक के लिए आपका तरंग सिद्धांत हो जाएगा और क्वांटम सिद्धांत हो जाएगा। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। ए और बी दोनों हो जाएगा। प्रकाश से संबंधित सभी घटनाओं की व्याख्या के लिए तरंग सिद्धांत भी आवश्यक है और क्वांटम सिद्धांत भी आवश्यक है। चलिए आगे चलते हैं। 37 में कहा जा रहा है कि 1 मिलीग्राम सोने से कितना लंबा तार दोस्तों खींचा जा सकता है? 1 मिलीग्राम सोने से 200 मीटर लंबा तार खींचा जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 में देखिए क्या कहा जा रहा है। निम्नलिखित समीकरणों में से कौन सी अभिक्रिया अपघटन अभिक्रिया का प्रतिनिधित्व करती है? अपघटन अभिक्रिया का प्रतिनिधित्व करती है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए दोस्तों अपघटन अभिक्रिया क्या होती है। दोस्तों इस अभिक्रिया में एकल अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद का निर्माण करते हैं। अपघटन अभिक्रिया में अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा प्रकाश या ऊष्मा विद्युत की आवश्यकता होती है, जैसे कि ऊष्मा देने पर जिंक कार्बोनेट का जिंक ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड में अपघटन हो जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जिंक कार्बोनेट के दोस्तों अगर हम इसमें ऊष्मा देंगे तो ये टूट के आपका टूट के कॉपर डाइऑक्साइड आपका बनेगा और सल्फर डाइऑक्साइड भी बनेगा। जिंक ऑक्साइड बनेगा दोस्तों और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। ये या हो जाएगा ऑप्शन नंबर
सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं 39 में देखिए क्या कहा जा रहा है। सूची 1 में दोस्तों तत्व दिया गया है और सूची 2 में गलनांक दिया गया है, इसको सुमेलित करना है। कार्बन का गलनांक कितना हो जाएगा? कार्बन का गलनांक दोस्तों 3550 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा आपका। ये 3550 डिग्री सेल्सियस कार्बन का गलनांक होता है। चांदी का कितना होता है दोस्तों? 961.8 डिग्री सेल्सियस। पारा का कितना होता है दोस्तों? माइनस में होता है पारा का गलनांक -38.83 डिग्री सेल्सियस। और सोना का गलनांक 1064 डिग्री सेल्सियस होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, 3 4 1 2। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 में। चलिए आगे देखिए क्या कहा जा रहा है। सजातीय श्रेणी के सभी सदस्यों के रासायनिक गुणधर्म लगभग समान होते हैं। तो इसका दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्योंकि सभी सदस्यों का एक ही क्रियाशील समूह होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसका। आगे चलते हैं। प्रोटीन किसके तरह कार्य करते हैं? जिसके उदाहरण इंसुलिन और वेसोप्रेसिन हैं। तो वेसोप्रेसिन और इंसुलिन किसके उदाहरण है दोस्तों? जो प्रोटीन की तरह कार्य करते हैं। तो ये आपका हो जाएगा हार्मोन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हार्मोन। प्रोटीन हार्मोन की तरह कार्य करते हैं, जिसके उदाहरण इंसुलिन और वेसोप्रेसिन है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं 42 में देखिए क्या कहा जा रहा है। निम्नलिखित में से कौन थाइलिन रंजक का एक उदाहरण है? तो इसमें दोस्तों क्या हो जाएगा आपका? फ्लोरोसिन लीन रंजक जो है दोस्तों, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, फ्लोरोसिन रीन रंजक जो आपका थाइलिन रंजक का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। सोडियम क्रोमेट या फेरस ऑक्साइड का उपयोग करने पर कांच का रंग कैसा होता है? सोडियम क्रोमेट या फेरस ऑक्साइड का उपयोग करने पर दोस्तों कांच का रंग कैसा हो जाता है? यह आपका दोस्तों हरा हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कैसा हो जाता है? हरा हो जाता है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 में कहा जा रहा है दोस्तों, विषाणुओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? विषाणुओं के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं दिया गया है? आइए एक बार देखते हैं शुरू से। ए में दोस्तों दिया गया है कि प्रजनन करने के लिए विषाणुओं को जीवित कोशिकाओं की जरूरत होती है। ये बिल्कुल सही है। परपोषी के बाहर विषाणु रासायनिक पदार्थों के समान होते हैं। ये भी सही है दोस्तों। प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से विषाणु अपने आहार का संश्लेषण करते हैं। ये आपका गलत हो जाएगा दोस्तों। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ये अपने आहार का संश्लेषण नहीं करते हैं। सभी विषाणु परजीवी होते हैं। ये बिल्कुल सही है। तो इसमें सी जो है दोस्तों, सी विषाणुओं के संबंध में गलत कथन दिया गया है। चलिए आगे चलते हैं। 45 में दोस्तों दिया गया है यहाँ पर, मनुष्यों में भीम कायात्व किसके अधिक स्राव के कारण होता है? भीम कायात्व दोस्तों मतलब मोटापा, जो अत्यधिक मोटापा किसके अत्यधिक स्राव के कारण हो जाता है, ये पूछा जा रहा है। तो एसटीएच जो है आपका हार्मोन, एसटीएच हार्मोन के कारण आपका भीम कायात्व शरीर हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं 46 में देखिए क्या कहा जा रहा है। किसी जंतु समूह या संघ के सभी सदस्य समुद्री होते हैं। किसी जंतु समूह या संघ के सभी सदस्य समुद्री होते हैं। तो ये कौन सा समूह हो जाएगा? ये आपका दोस्तों हो जाएगा एकाइनोडर्मेटा। एकाइनोडर्मेटा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसके सभी सदस्य जो आपका समुद्री होते हैं। आगे चलते हैं। 47 में कहा जा रहा है दोस्तों, शरीर में ऊतकों टिश्यूज का निर्माण होता है। तो टिश्यूज का निर्माण दोस्तों प्रोटीन से होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। शरीर में ऊतकों का निर्माण जो है प्रोटीन से होता है। चलिए आगे चलते हैं। 48 में सुमेलित करने के लिए दिया गया है। सूची 1 में एंजाइम दिया गया है और सूची 2 में इसके कार्य दिए गए हैं। तो लाइपेज एंजाइम का कार्य क्या हो जाएगा दोस्तों? कार्बोहाइड्रेट का पाचन करना। ऑप्शन नंबर इसका पहला ही सही है। ट्रिप्सिन का क्या हो जाएगा दोस्तों? ट्रिप्सिन का हो जाएगा आपका कि पॉलीपेप्टाइडों को अमीनो अम्ल में तोड़ना। आगे देखिए एमाइलेज का काम क्या हो जाएगा दोस्तों? प्रोटीन का पाचन करना। और इरेप्सिन का कार्य होता है वसा विघटन एंजाइम का कार्य करना। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर 48 का डी 4 3 1 2 4 3 1 2
इसका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर गलत दिया गया है दोस्तों, डी इसका आंसर नहीं होगा। इसका आंसर सब दिया गया है, लाइपेज का, कार्बोहाइड्रेट का पाचन, ट्रिप्सिन का, पेप्टोग्लाइडो में अमीनो अम्ल का तोड़ना। यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखिए क्या कहा जा रहा है 49 में। जीवों में मानव रक्त हल्का क्षारीय होता है, इसका पीएच मान डैश होता है। तो दोस्तों इसका पीएच मान कितना होता है, 7.35 से 7.45 मानव रक्त का पीएच मान होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 50 में देखिए कहा जा रहा है, निम्न में से किस में सबसे बड़ा पादप अंड होता है। दोस्तों सबसे बड़ा पादप अंड साइकस पौधे में होता है, साइकस पौधे में होता है दोस्तों पादप अंड जो है सबसे बड़ा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 51 में कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से किसे विदेशी मुद्रा भंडार में शामिल किया जाता है। विदेशी मुद्रा भंडार में दोस्तों किसको शामिल किया जाता है, तो स्वर्ण भंडार को शामिल किया जाता है, विशेष आहरण अधिकार जिसको एसडीआर कहा जाता है इसको भी शामिल किया जाता है, विदेशी परिसंपत्तियों को भी शामिल किया जाता है, सबको शामिल किया जाता है। तो इसके अनुसार आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। चलिए आगे चलते हैं 52 में। एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज निम्नलिखित में से कौन सा है। ये दोस्तों आपका हो जाएगा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। इसकी स्थापना जो है 1875 में हुई थी। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज दोस्तों एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है, 1875 में इसकी स्थापना किया गया था। चलिए आगे चलते हैं। बाजार नियम किसने प्रस्तुत किया था। दोस्तों बाजार नियम किसने प्रस्तुत किया था, ये दोस्तों जेबी से ने किया था। किसने किया था, जेबी से ने किया था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जेबी से ने किया था। आगे चलते हैं 54 में, निम्नलिखित में से कौन सी साख निर्धारण क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी कौन सी हो जाएगी दोस्तों, ये आपका हो जाएगा दोस्तों क्रिसिल भी हो जाएगा, इकरा भी हो जाएगा और केयर भी हो जाएगा। CRISIL ये भी हो जाएगा, ICRA ये सभी हो जाएगा दोस्तों। क्रिसिल, इकरा और केयर ये सभी हो जाएंगे दोस्तों। क्रिसिल की अगर बात करें दोस्तों, स्थापना कब किया गया था, इसकी स्थापना 1987 में किया गया था। कब किया गया था, 1987 में। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखिए क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 55 में। किसान सुविधा ऐप की शुरुआत कब हुई थी। किसान सुविधा ऐप की शुरुआत दोस्तों 19 मार्च 2016 को किया गया था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर दिया गया है इसका। चलिए आगे चलते हैं 56 में। निम्नलिखित में से कौन सा पूंजीगत व्यय के अंतर्गत दोस्तों नहीं आएगा। पूंजीगत व्यय के अंतर्गत कौन सा इसमें से नहीं आएगा, तो इसमें बात करें दोस्तों ऋण भुगतान इसमें आएगा, ऋण वितरण भी आएगा, शेयरों की खरीद भी आएगा, लेकिन इसमें दोस्तों आपका राज्यों को अनुदान इसमें नहीं आएगा। दोस्तों ये सी नंबर वाला गलत दिया गया है, राज्यों का अनुदान पूंजीगत व्यय के अंतर्गत दोस्तों नहीं आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 57 में दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य मिथिला क्षेत्र में प्रचलित स्थानीय नृत्य है जिसमें लड़कियां समूह में गाती और नृत्य करती हैं। तो ये दोस्तों क्या हो जाएगा आपका, करिया झूमर नृत्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही दिया गया है। करिया झूमर नृत्य मिथिला क्षेत्र में प्रचलित स्थानीय नृत्य है जिसमें लड़कियां समूह में गाती और नृत्य करती हैं। और अगर दोस्तों बिहार के प्रमुख लोक नृत्य और लोक नाट्य की बात करें तो इसमें जट जाटिन हो जाएगा, विदेशिया हो जाएगा, सामा चकेवा हो जाएगा, डोमकच हो जाएगा, झिझिया नृत्य हो जाएगा दोस्तों, जोगिड़ा नृत्य हो जाएगा, लौंडा नृत्य हो जाएगा, कीर्तनिया हो जाएगा, मकुली बांसा हो जाएगा, बगुली हो जाएगा। ये सभी बिहार के प्रमुख लोक नृत्य आपके हो जाएंगे दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 में देखिए क्या कहा जा रहा है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की महिला साक्षरता दर दोस्तों कितना हो जाएगा। बिहार की यहाँ पर पूछा जा रहा है दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की महिला साक्षरता दर कितनी है, 51.5% है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, 51.5%। और दोस्तों पुरुषों की बात करें बिहार के पुरुषों की, तो ये आपका हो जाएगा 52 जनसंख्या नहीं, यहाँ पर क्या पूछा जा रहा था आपका, साक्षरता दर पूछा जा रहा था। तो साक्षरता दर में पुरुषों का था दोस्तों आपका 71.2%।
चलिए आगे चलते हैं। 59 में बिहार में वैशाली की नगर वधु आम्रपाली किसके शासनकाल में थी दोस्तों? तो आम्रपाली जो थी दोस्तों, आम्रपाली किसके शासनकाल में थी? तो ये आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? लिच्छवी जो था दोस्तों, लिच्छवी आम्रपाली बौद्ध काल में वैशाली के वज्जी वंश के इतिहास प्रसिद्ध लिच्छवी राज्य की दोस्तों नृत्यांगना थी तथा उसने भिक्षु संघ के निवास के लिए अपनी आम्रपाटिका प्रदान कर दिया था दोस्तों। वैशाली की नगर बधु आम्रपाली महात्मा बुद्ध की शिष्या थी। कौन थी दोस्तों? महात्मा बुद्ध की शिष्या थी आम्रपाली। चलिए आगे चलते हैं। 60 में देखिए, सुमेलित करने के लिए दिया गया है। भारतीय मूल के व्यक्ति हो जाएंगे दोस्तों और उनको नोबेल पुरस्कार जो किस क्षेत्र में दिया गया था, ये दिया गया है। रविंद्रनाथ टैगोर को दोस्तों किस क्षेत्र में मिला था? साहित्य के क्षेत्र में मिला था, साहित्य के क्षेत्र में। सीवी रमन को दोस्तों भौतिक के क्षेत्र में मिला था। मदर टेरेसा को शांति के क्षेत्र में मिला था और अमर्त्य सेन को कल्याणकारी अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया गया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 1 4 3 ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। रविंद्रनाथ टैगोर को दोस्तों कब दिया गया था? 1913 में दिया गया था। कब दिया गया था? 1913 में दिया गया था। सीवी रमन को 1930 में दिया गया था, 1930 में दिया गया था। और मदर टेरेसा को दोस्तों 1979 में दिया गया था दोस्तों। कब दिया गया था? 1979 में दिया गया था। और अमर्त्य सेन को दिया गया था दोस्तों, अमर्त्य सेन को 1998 में दिया गया था। कब दिया गया था? 1998 में। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 में देखिए क्या कहा जा रहा है। ऑस्कर में नामित होने वाली प्रथम भारतीय फिल्म दोस्तों कौन सी हो जाएगी? तो प्रथम भारतीय फिल्म दोस्तों मदर इंडिया हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। मदर इंडिया दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ऑस्कर में नामित होने वाली प्रथम भारतीय फिल्म मदर इंडिया। आगे चलते हैं। 62 में सबसे अधिक बार नोबेल पुरस्कार से किस संगठन को सम्मानित किया गया है दोस्तों? तो किस संगठन को सबसे ज्यादा दिया गया है? तो आपका रेड क्रॉस संगठन को दिया गया है। रेड क्रॉस संगठन को दिया गया। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। रेड क्रॉस संगठन को दिया गया है। टोटल बात करें दोस्तों 3 बार दिया गया है, 1917, 1944 और 1963। याद रखिएगा आप लोग, 1917, 1944 और 1963। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 में देखिए क्या कहा जा रहा है। 63 में दिया गया दोस्तों कि पाकिस्तानी सीमा से लगे भारतीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे किस सीमा सबसे छोटी है दोस्तों, ये पूछा जा रहा है। सबसे छोटी सीमा किसकी है, ये पूछा जा रहा है यहाँ पर दोस्तों। तो सबसे छोटी सीमा किसकी हो जाएगी? पंजाब की हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। पंजाब की सीमा सबसे छोटी है। पंजाब की सीमा 425 किलोमीटर है दोस्तों। कितना है? 425 किलोमीटर है पंजाब की सीमा। राजस्थान की सीमा कितना है? राजस्थान का सीमा है दोस्तों 1170 किलोमीटर, 1170 किलोमीटर। और गुजरात की सीमा दोस्तों, इसका सीमा हो जाएगा आपका 506 किलोमीटर हो जाएगा गुजरात का सीमा। और जम्मू कश्मीर का सीमा दोस्तों 1222 किलोमीटर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 में दिया गया है कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? दर्रा दिया गया है और उसकी अवस्थिति दिया गया है दोस्तों। सिपकिला दर्रा कहाँ पर है? बृहद हिमालय प्रदेश में है। ये आपका दोस्तों सिपकिला दर्रा से संबंधित बिल्कुल सही दिया गया दोस्तों, ये बृहद हिमालय प्रदेश में है। जेलेपला दर्रा दोस्तों लघु हिमालय प्रदेश में नहीं है। जेलेपला दर्रा बृहद हिमालय प्रदेश में अवस्थित है, तो ये गलत हो जाएगा। जेलेपला भी दोस्तों बृहद हिमालय में है, तो ये बी यहाँ पर गलत दिया गया है। पीर पंजाल लघु हिमालय में है और खुरदला दर्रा ट्रांस हिमालय में है, तो बी यहाँ पर गलत था। आगे चलते हैं। 65 में देखिए क्या कहा जा रहा है। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी दोस्तों कौन सी हो जाएगी? झिंडा गड़ा हो जाएगा दोस्तों। ये कौन सा हो जाएगा? झिंडा गड़ा हो जाएगा। 1690 मीटर इसकी ऊंचाई है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। झिंडा गड़ा 1690 मीटर इसकी ऊंचाई हो जाएगी दोस्तों, जो विशाखापट्टनम में है दोस्तों, आंध्र प्रदेश में। चलिए आगे चलते हैं। 66 में निम्नलिखित नदी द्रोणी में से किसका क्षेत्रफल भारत में सबसे अधिक है? ये दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी का क्षेत्रफल सबसे अधिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर दिया गया है। नदी द्रोणी में किसका क्षेत्रफल भारत में सबसे अधिक है दोस्तों? ब्रह्मपुत्र नदी का सबसे अधिक है।
आगे चलते हैं 67 में। देखिए कहा जा रहा है निम्नलिखित में से किस मृदा में लवण व फास्फोरस की प्रचुरता होती है। तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों मरुस्थलीय मृदा में होता है। मरुस्थलीय मृदा में लवण, नमक और फास्फोरस की प्रचुरता होती है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं 68 में। नीलगिरी, अन्नामलाई और पालिनी पहाड़ियों पर पाए जाने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्वतीय वनों को क्या कहते हैं। इसको दोस्तों क्या कहा जाता है, सोलास वन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सोलास वन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसका, सोलास वन कहा जाता है। आगे चलते हैं 69 में। दोस्तों पूछा जा रहा है कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। कृषि क्रांति और उत्पादन। तो भूरी क्रांति जो है दोस्तों आपका, भूरी क्रांति कोको उत्पादन से संबंधित है, यह बिल्कुल दोस्तों सही दिया गया है। हरित सोना क्रांति बांस उत्पादन से, यह भी सही है दोस्तों। बादामी क्रांति तिलहन उत्पादन से। बादामी क्रांति दोस्तों जो है आपका मसाला उत्पादन से था, मसाला उत्पादन से। तो सी आपका गलत हो जाएगा दोस्तों, ये तिलहन उत्पादन नहीं हो जाएगा, ये आपका मसाला उत्पादन हो जाएगा। तो सी यहाँ पर गलत है। परामनी क्रांति भिंडी उत्पादन से, ये सही दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी गलत दिया गया है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70 में। देखिए क्या कहा जा रहा है, भारत में मैग्नीज का सबसे बड़ा भंडार किस राज्य में है। ये दोस्तों किस राज्य में हो जाएगा, ओडिशा में हो जाएगा मैग्नीज का सबसे बड़ा भंडार। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। उड़ीसा में अगर बात करें मैग्नीज का भंडार कितना है तो ये दोस्तों आपका हो जाएगा 17 लाख। कितना हो जाएगा दोस्तों, 17 लाख नहीं, 1,71,528 टन। 1,71,528 टन दोस्तों ओडिशा में कुल भंडारित आपका मैग्नीज है। आगे चलते हैं 71 में। कह रहा है कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से होती है। सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से कहां पर होती है दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश में होता है। नलकूपों से सर्वाधिक सिंचाई उत्तर प्रदेश में। कुओं एवं नलकूपों से भारत में अगर बात करें कुओं एवं नलकूपों से तो 62% लगभग जो आपका सिंचाई होता है। नहरों द्वारा लगभग 24.5%, तालाबों द्वारा लगभग 3% और अन्य साधन द्वारा लगभग 11% होता है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 72 में। रियांग जनजाति निम्नलिखित में से कहां निवास करती है। रियांग जनजाति त्रिपुरा में निवास करती है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, रियांग जनजाति त्रिपुरा में निवास करती है। आगे चलते हैं 73 में। देखिए क्या कहा जा रहा है, 0 डिग्री देशांतर रेखा कर्क रेखा को प्रतिच्छेदित करती है। 0 डिग्री देशांतर रेखा कर्क रेखा को अल्जीरिया में प्रतिच्छेदित करती है, अल्जीरिया में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, अल्जीरिया में प्रतिच्छेदित करती है। कर्क रेखा की बात करें दोस्तों, आपको पता होगा 23.5 डिग्री से कर्क रेखा आपका गुजरती है और भारत में कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। सबसे पहले गुजरात हो जाएगा, उसके बाद राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा, मिजोरम हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं 74 में। कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सी स्थलाकृति आंशिक रूप से निक्षेप तथा अधिकांश रूप से अपर्दन का परिणाम होता है। तो ये दोस्तों क्या हो जाएगा, कौन सा आकृति हो जाएगा दोस्तों, जो आपका स्थलाकृति आंशिक रूप से निक्षेप तथा अधिकांश रूप से अपर्दन का परिणाम होता है। तो इसका परिणाम क्या हो जाएगा, 74 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए विसर्प दिया गया है दोस्तों। यहाँ पर विसर्प आंशिक रूप से निक्षेप तथा अधिकांश रूप से अपर्दन का परिणाम होता है विसर्प। विसर्प क्या होता है दोस्तों, जब नदियां मैदानों में प्रवेश करती है और क्षैतिज अपर्दन के कारण मोड़दार मार्ग में बहने लगती है, तब नदी के इन्हीं मोड़ों को विसर्प कहा जाता है। आगे चलिए, आगे 75 में क्या कहा जा रहा है, आंध्र सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची किस पुराण में मिलती है दोस्तों। आंध्र सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची मत्स्य पुराण में मिलती है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, मत्स्य पुराण में मिलती है। सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे दोस्तों, सिमुक थे। सातवाहन वंश के संस्थापक सिमुक। आगे चलते हैं 76 में। तबकात ए अकबरी की रचना किसके द्वारा की गई है दोस्तों। तबकात ए अकबरी की रचना ख्वाजा निजामुद्दीन अहमद के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तबकात ए अकबरी की रचना ख्वाजा निजामुद्दीन अहमद के द्वारा किया गया है। आगे बढ़ते हैं 77 में दोस्तों दिया गया है, मनसबदारी व्यवस्था किस क्षेत्र से प्रेरित प्रशासनिक व्यवस्था थी
जिसमें भारतीय मूल्यों को भी शामिल किया गया था। तो ये दोस्तों आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये आपका मध्य एशिया हो जाएगा दोस्तों। मनसबदारी व्यवस्था मध्य एशिया क्षेत्र से प्रेरित प्रशासनिक व्यवस्था थी, जिसमें भारतीय मूल्यों को भी शामिल किया गया था। 78 में देखिए क्या कहा जा रहा है, कोल विद्रोह जो कि 1831-32 में हुआ था, इसके प्रमुख नेता कौन थे। कोल विद्रोह के प्रमुख नेता दोस्तों कौन थे, बुधो भगत थे। कौन थे, बुधो भगत थे। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कोल विद्रोह जो है दोस्तों छोटा नागपुर पठार एरिया में आपका हुआ था और इसके नेता कौन थे, बुधो भगत थे। आगे चलते हैं। 79 में कहा जा रहा है किस वर्ष गोवा को एक स्वतंत्र राज्य बना दिया गया था। गोवा को स्वतंत्र राज्य दोस्तों 1987 में बनाया गया था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 1987 में गोवा को बनाया गया था। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 में दिया गया है, निम्नलिखित में से किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है। भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक कॉलबर्ट को माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। कॉलबर्ट को माना जाता है। भारत में आने वाली अंतिम यूरोपीय कंपनी दोस्तों कौन थी, ये आपका फ्रांसीसी दोस्तों हो जाएगा। आगे चलिए। 81 में कहा जा रहा है 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर युद्ध में मीर कासिम की सेना का नेतृत्व किसने किया था। बक्सर युद्ध में दोस्तों मीर कासिम की सेना का नेतृत्व किसने किया था, ये आपका हो जाएगा दोस्तों गुरगिन खान ने किया था। किसने किया था, गुरगिन खान ने किया था। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 में देखिए क्या कहा जा रहा है, किसके शासनकाल में ह्वेनसांग ने कश्मीर की यात्रा किया था। जब ह्वेनसांग ने दोस्तों कश्मीर की यात्रा किया था उस समय दुर्लभ वर्धन वहां के शासक थे। दुर्लभ वर्धन वहां के शासक थे। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था, तो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। 83 में दोस्तों दिया गया है विजयनगर साम्राज्य से संबंधित कथन पर विचार कीजिए। पूछा जा रहा है उपयुक्त में से कौन सा कथन यहाँ पर गलत दिया गया है। 3 कथन है, गलत कथन पूछा जा रहा है दोस्तों। पहला देखिए, पहला इसमें से दिया गया है दोस्तों कि उबली क्या था दोस्तों, ग्राम में विशेष सेवाओं के बदले दी जाने वाली लगान मुक्त भूमि की भूधारण पद्धति थी उबली, ये बिल्कुल सही दिया गया है। दूसरा दोस्तों यहाँ पर दिया गया है कुटगी क्या था दोस्तों, तो ब्राह्मण मंदिर या बड़े भूभाग जो स्वयं कृषि नहीं करते थे, किसानों को पट्टी पर भूमि दे देते थे, ऐसे भूमि को कुटगी कहा जाता था, ये भी सही दिया गया है। आगे देखिए 3 नंबर में दिया गया दोस्तों रत कोड़गे, ये क्या होता था, युद्ध में शौर्य का प्रदर्शन करने वाले मृत लोगों के परिवार को दी जाने वाली भूमि को रत कोड़गे कहा जाता था, तो ये भी सही दिया गया। यहाँ पर गलत कथन पूछा जा रहा है कौन सा है, तो कोई भी गलत कथन नहीं है, सभी कथन सही है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। 84 में देखिए कहा जा रहा है दोस्तों भारत में सहायक संधि का प्रयोग वेलेजली से पूर्व किस गवर्नर जनरल ने किया था दोस्तों। वेलेजली से पूर्व किसने किया था ये पूछ रहा है यहाँ पर, तो ये आपका दोस्तों डुप्ले किया था। किसने किया था, डुप्ले किया था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ये फ्रांसीसी गवर्नर था दोस्तों डुप्ले। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलिए। 85 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान, जर्मनी और इटली ने मिलकर एक गुट का निर्माण किया था, जिसका नाम दोस्तों क्या था, धुरी राष्ट्र इसका नाम था दोस्तों, धुरी शक्ति, धुरी राष्ट्र इसका नाम रखा गया था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। धुरी राष्ट्र दोस्तों ये हो जाएगा। और मित्र राष्ट्र एक था दोस्तों, मित्र राष्ट्र में इंग्लैंड, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, फ्रांस, ये सब प्रथम विश्व युद्ध के समय आपका मित्र राष्ट्र थे। द्वितीय विश्व युद्ध के समय मित्र राष्ट्र में दोस्तों कौन थे, मित्र राष्ट्र में द्वितीय विश्व युद्ध के समय कौन कौन थे, इसमें दोस्तों आपका हो जाएगा प्रथम विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्र में थे आपका जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, तुर्की, बल्गेरिया, और धुरी राष्ट्र में थे इटली और जापान। चलिए आगे चलते हैं। 86 में यूरोप में 30 वर्षीय युद्ध की अवधि थी। यूरोप में 30 वर्षीय युद्ध जो हुआ था दोस्तों, 30 वर्षीय युद्ध, इसकी अवधि पूछा जा रहा है, तो ये आपका 1618 से 1648 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर दिया गया है। ये दोस्तों 30 वर्षीय युद्ध जो था आपका प्रोटेस्टेंट धर्म और कैथोलिक धर्मों के बीच में आपका था। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 में देखिए क्या कहा जा रहा है। 87 में दिया गया है दोस्तों धात्री जोड़ अंश और 9 जोड़ इक में कौन सी संधि है, ये पूछा जा रहा है दोस्तों। धात्री जोड़ अंश और 9 जोड़ इक में कौन सी संधि है, ये पूछा जा रहा है। तो इसमें
दोस्तों आपका कौन सा संधि हो जाएगा, संधियां हो जाएगा दोस्तों आपका धात्री जोड़ंश, ये धातरंश हो जाएगा, और 9 जोड़ी में नाभिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नाभिक में दोस्तों अयाधी संधि है, नाभिक में अयाधी संधि है, और धातरांश में यण संधि हो जाएगा। आगे चलते हैं 88 में द्वंद्व समास का उदाहरण पूछा जा रहा है दोस्तों। द्वंद्व समास का उदाहरण हो जाएगा आपका दीनहीन। एक वीडियो में दोस्तों हम बताए थे आपको कि जिस समास में बीच में डैश दिया रहेगा, बीच में डैश आ गया दोस्तों, मतलब वो द्वंद्व समास है। जैसे दीनहीन, माता पिता, दाल भात, रोटी सब्जी, ये सब दोस्तों आपका द्वंद्व समास हो जाएगा। आगे चलते हैं 89 में, देखिए क्या कहा जा रहा है, शुद्ध वाक्यों को छांटे। तो शुद्ध वाक्य इसमें से कौन सा दिया गया है ये पूछ रहा है यहाँ पर दोस्तों। मेरे दोस्त के पिताजी तंबाकू के पुराने व्यापारी हैं। मेरे दोस्त के पिताजी तंबाकू के पुराने व्यापारी हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इसका। 90 में देखिए क्या दिया गया है, चेंज द सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस, पोस्ट द लेटर। पोस्ट द लेटर, इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। लेट द लेटर बी पोस्टेड, ये इसका पैसिव हो जाएगा, लेट द लेटर बी पोस्टेड, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसका। 91 में देखिए क्या कहा जा रहा है, चूज द करेक्ट फ्रेज फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, इफ दे हैड नॉट डैश द कार आई वुड हैव ड्राइवन यू। तो इसमें दोस्तों क्या हो जाएगा, सही फ्रेज आपका यूज करना है, टेकन हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, टेकन हो जाएगा। तो इफ दे हैड नॉट टेकन द कार आई वुड हैव ड्राइवन यू, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 92 में देखिए कहा जा रहा है, आइडेंटिफाई द टेंस यूज्ड इन द सेंटेंस। इसमें दोस्तों टेंस की पहचान करना है। हियर कम्स द सून टू बी ब्रिज, इसमें दोस्तों कौन सा टेंस दिया गया है ये पूछ रहा है इसमें। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा दोस्तों, ये आपका हो जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यहाँ पर दिया गया है। हियर कम्स द सून टू बी ब्रिज, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। 93 में दिया गया है, कौन सी उत्तर आकृति दी गई प्रश्न आकृति को पूरा करेगी। यहाँ पर प्रश्न आकृति में कौन सा उत्तर आकृति सही हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर जो हो जाएगा आपका राइट आंसर सी, यहाँ पर दोस्तों सही आपका जो है हो जाएगा सी, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। 94 में देखिए क्या दिया गया है, दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करें जो श्रृंखला को पूरा करता है। AZCXFU ये किस प्रकार से संबंधित है दोस्तों, तो यहाँ पर दोस्तों 2 3 4 का प्लस हो रहा है, यहाँ पर A से C में 2 का, C से F में 2 का, और F से J में 4 का प्लस हो रहा है। और अगर देखें Z से X में -2 हो रहा है, X से U में -3 हो रहा है, U से Q में -4 हो रहा है। तो यहाँ पर अगला जो श्रृंखला बनेगा ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, JQ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, JQ हो जाएगा दोस्तों, JQ हो जाएगा। 95 में देखिए क्या दिया गया, निम्नलिखित में से विषम युग्म को चुनिए। विषम युग्म कौन सा दिया गया दोस्तों, यहाँ पर लोहा का कुल्हाड़ी विषम युग्म हो जाएगा दोस्तों, लोहा का कुल्हाड़ी। जूता दोस्तों चमड़ा का बनता है, मेज लकड़ी का बनता है, आभूषण सोना या स्वर्ण का बनता है दोस्तों, लेकिन आपका लोहा से कुल्हाड़ी नहीं बनता है। ये आपका दोस्तों बी जो है यहाँ पर विषम युग्म दिया गया है। आगे देखिए क्या कहा जा रहा है 96 में दोस्तों, जेन एक लॉटरी जीती है, जेन एक लॉटरी जीती है और इनामी राशि 1/3 भाग उसे मिलता है। इनामी राशि का 1/3 भाग उसे मिलता है। वह 6000 रुपए को 6000 रुपए जो 1/6वां भाग है दान कर देती है। लॉटरी कितने रुपए की थी ये पूछा जा रहा है यहाँ पर दोस्तों। लॉटरी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, x/3 करेंगे, उसको गुना कर देंगे 1/6 से, और बराबर आपका 6000 जो है जो दान में दिया गया है। तो x का मान यहाँ पर निकल के आपका आ जाएगा दोस्तों 1,08,000, 1,08,000 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इसका। आगे चलते हैं 97 में, कितने किलोमीटर से 10 किलोमीटर बनते हैं दोस्तों। 10 किलोमीटर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपका 1 किलोमीटर बराबर होता है दोस्तों 1000 मीटर। तो 10 किलोमीटर निकालने के लिए क्या करेंगे, तो 10 किलोमीटर निकालने के लिए 10 के पावर 10 गुना 10 के पावर 6 करेंगे, तो ये टोटल आपका 10 के पावर 7 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों।
कितने मिलीमीटर से 10 किलोमीटर बनते हैं, तो 10 के पावर 7 मिलीमीटर से 10 किलोमीटर बनते हैं। आगे चलिए 98 में 8 के प्रथम 20 गुणांकों का औसत पूछा जा रहा है दोस्तों। 8 के प्रथम 20 गुणांकों का कितना हो जाएगा, 84 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं 99 में, देखिए क्या कहा जा रहा है। 99 में दिया गया है कि ए और बी की कुल आयु बी और सी की कुल आयु से 12 वर्ष अधिक है। ए और सी में से कौन छोटा है और कितने वर्ष छोटा है। तो दोस्तों यहाँ पर ए और सी में से कौन छोटा है, कितने वर्ष छोटा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी छोटा है 12 वर्ष। सी छोटा है 12 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 100 नंबर में देखिए क्या कहा जा रहा है। किसी धनराशि पर 4% वार्षिक दर से 2 वर्ष पर प्राप्त साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर 8 रुपया है, तो वह राशि दोस्तों क्या हो जाएगा, वह राशि आपका 5000 रुपया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ब्याज का अंतर निकालने के लिए दोस्तों आपको मूलधन गुना दर बटे 100 करना है दोस्तों, और इसका पावर को समय में गुना करना है, समय को पावर में गुना करना है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 5000 रुपया राशि। चलिए दोस्तों इसी के साथ आपका जो है दोस्तों ज्ञान बिंदु का बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट का जो आपका 14वां प्रैक्टिस सेट यहाँ पर खत्म होता है। अब एक और प्रैक्टिस सेट और बचा है दोस्तों, एक और प्रैक्टिस सेट बचा है जो कल आपका खत्म हो जाएगा। उसके बाद आपका जो है दोस्तों एक पूरा कवर करा देंगे, एक महामैराथन क्लास करा के पूरा कवर करा देंगे इस वॉल्यूम 1 को। वॉल्यूम 2 जब आएगा तो फिर आपका आगे क्लास करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।